हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ग्रीन हाउस से रिलेटेड गैसेस के बारे में बात किया था कि उसमें किस तरह की गैसेस पाई जाती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने कई सारे ऐसे गैसेस के बारे में देखा था जो ग्रीन हाउस गैसेस में पाई जाती है। तो अब बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग मीन्स कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है बेसिकली। तो ये पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक फिनोमिना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है एक फिनोमिना है जहाँ पे अर्थ की जो एवरेज टेम्परेचर होती है, ठीक है, एवरेज वातावरण जो है, ठीक है, जो हमारी अर्थ का होता है वो क्या करता है, बढ़ने लगता है, राइज करने लगता है। क्योंकि इसके बढ़ने के पीछे ये कारण होता है कि जो ग्रीन हाउस की गैसेस होती हैं उनके अमाउंट में इंक्रीमेंट हो जाता है। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस में ओजोन पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो मतलब कि उन सारे गैसेस में उनकी जो अमाउंट होती है, उनकी जो मात्रा होती है, उसमें जब बढ़ोतरी होता है, जब उसमें इंक्रीमेंट होता है, तो क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सब क्या होता है, ये सब बढ़ने लगता है। और इनकी वजह से ये जो ट्रैप करते हैं, जो मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, बांधते हैं, जो हमारे इनकमिंग रेडिएशंस होते हैं, मीन्स कि जो हमारे सन से निकलने वाली जो भी रेडिएशन होते हैं, किरणें होती हैं, वो जो आती हैं उनको जब ये प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे बचाते हैं, रोकते हैं, ट्रैप करते हैं ना, तो वो चीज़ें क्या होती है, उन अफेक्ट करने लगती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जब बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, इस सब चीज़ों में, ये सारे गैसेस में जब बढ़ोतरी हो जाती है, तो क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगता है और वो ट्रैप नहीं कर पाता है। ठीक है, जो रेडिएशन आती है उसको वो ट्रैप नहीं कर पाता। इसकी वजह से अर्थ की सरफेस पे क्या होता है कि हीट की मात्रा बढ़ जाती है। यही कारण होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे कि ग्लोबल वार्मिंग इज ए लॉन्ग टर्म। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म राइज है, कि लंबे समय से जो उसमें बढ़ता आ रहा है वो चीज़ें। ठीक है, जो तापमान है, जो एवरेज टेम्परेचर है हमारी अर्थ की क्लाइमेट सिस्टम का, उस टेम्परेचर में, उस वातावरण में क्या हो रहा है कि लंबे समय से बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ता जा रहा है वहाँ का तापमान, तो ग्लोबल वार्मिंग उसे कहते हैं। साइंटिस्ट आर मोर देन 95 सर्टेन दैट नियरली ऑल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज बाय। साइंटिस्ट के हिसाब से क्या है कि मोर देन 95% जो है वो जो 95% के आसपास जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको होने का कारण क्या है कि जब इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन में, जो कंसंट्रेशन होता है ग्रीन हाउस गैस का जो केंद्रित होता है, उसमें जब इंक्रीज होता है तो जो दूसरे ह्यूमन के द्वारा कॉज्ड होता है, ठीक है, बाय अदर ह्यूमन कॉज, तो तब जाकर क्या होता है कि वो 95% के आसपास जो है साइंटिस्ट के हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो है ये होता है कि ग्रीन हाउस गैस में दूसरे लोगों के कारण, अदर ह्यूमन के वजह से वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस में कंसंट्रेशन जो है, जो अमाउंट है, वो बढ़ने लगता है। द राइज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है, जो वातावरण होता है, उसमें जब बढ़ावा हो, मतलब बढ़ जाता है टेम्परेचर, जब वहाँ का तापमान जो है वो बढ़ने लगता है, कॉजेज द स्नो इन कोल्ड। और क्या कारण, जब ये ऐसा होता है तो क्या होता है कि जो स्नो होता है कोल्डेस्ट पार्ट में वर्ल्ड के, वो मेल्ट होने लगता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली रेडिएशन को रोकता है, ट्रैप करता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हीट जो है वो हमारी अर्थ की सरफेस तक कम आती है, सन की जो रेडिएशन होती है वो कम आती है। लेकिन जब ये होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है, ठीक है, जब ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा जो है, वहाँ पे जितने भी गैसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है कि जो गर्मी होती है, सन की रेडिएशन होती है, वो हमारी अर्थ की सरफेस पे ज़्यादा आती है, मतलब कि उस मात्रा से ज़्यादा होने लगती है। तो हीट जो है, जो गर्मी है हमारी अर्थ की सरफेस पे, हमें समझ में आने लगती है। जैसे अब आप लोग को सुनने में ऐसा मिला होगा कि पहले के समय में इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, पर अब क्या है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। ठीक है, हमारे पॉल्यूशन के कारण,
जितनी भी नई टेक्निक्स आ रही हैं उनके कारण फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सब पहले नहीं थे। पहले सिर्फ हरी भरी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, तो इतना ज़्यादा हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता था। पर अब क्या है, इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है, इतने ज़्यादा तरीके के गैसेस हैं जो रिलीज़ हो रहे हैं और एटमॉस्फेयर में जाके मिल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में जो मात्रा में सारी गैसेस अवेलेबल हैं उनमें इंक्रीमेंट हो जाता है, उनमें वो बढ़ जाता है। और बढ़ने की वजह से क्या होता है कि बेसिकली जो वो रेडिएशन को ट्रैप करता था, वो ट्रैप ना करने के बजाय वो सारी हीट जो है वो अर्थ की सरफेस पे आके पड़ रही है। तो हीट भी जो है हम लोग को ज़्यादा महसूस हो रहा है, गर्मी भी ज़्यादा लग रही है, और जो हमारे स्नो है ठंडी जगहों पर वो सब क्या हो रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। दी सी लेवल राइजेस, और जो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो समुद्र का लेवल है, हमारी जो पृथ्वी पे पानी का जो मात्रा है वो क्या है, वो भी बढ़ने लग रहा है। और उसकी वजह से हमारे तटीय क्षेत्रों पे, कोस्टल एरियाज वगैरह में जो है फ्लड आने लग रहा है, बाढ़ आने लग रहा है। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, अगर जहाँ जहाँ बर्फ जमा है वहाँ से वो पिघलेगा तो महासागर में आके मिलेगा, और महासागर से धीरे धीरे रिवर्स में आएगा, रिवर्स में आएगा तो पानी तो बढ़ जाएगा, और जहाँ पानी बढ़ा फ्लड आना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल इसी वजह से सारी कारण जो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग है। एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। तो ओवरऑल ये सब कारण है, इस तरीके से हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो अब बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग जान लिया कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्यों है, किन कारणों की वजह से होता है, और बेसिकली उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे रियल लाइफ में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारा जो वायुमंडल है या जो हमारा वातावरण है उसका क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है देखिए, 1 2 3 4 5 आपके 5 चीज़ों से मिल कर के बना हुआ है एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। देखिए पाँचों में क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये सब जो है हमारे अर्थ के सरफेस पे लेयर जो है वो एयर का है। ठीक है, अलग अलग तरीके के लेयर पाए जाते हैं इसमें। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर हमारा किन स्ट्रक्चर से मिलके बना है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, मतलब जो हमारा वातावरण है, जो हमारा वायुमंडल है, उसके अंदर जो केमिकल का कंपोजिशन है, ठीक है, वो उसके बेसिस पे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। पहला होमोस्फियर और दूसरा है हेट्रोस्फियर। ठीक है, तो पहला होमोस्फियर की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो वातावरण का, वायुमंडल का जो कंपोजिशन होता है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो जो हमारा वातावरण है, जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसकी जो कंपोजिशन है, मीन्स उसकी जो रचना है, जिस चीज़ों से मिल करके वो बना है, वो क्या है, एक समान रचना है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, मीन्स कि वो एक बराबर या एक समान एक चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। जैसे अप टू 90 किलोमीटर लगभग अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की जो सतह है, उससे लगभग 90 किलोमीटर ऊपर यूनिफॉर्मिटी इन केमिकल कंपोजिशन, वहाँ पे जो केमिकल की रचना है, जो जिस केमिकल से मिल करके बना हुआ है, उसकी जो रचना है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, मीन्स एक समान है। जैसे होमोस्फियर को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला होता है हमारा ट्रोपोस्फियर, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फियर और तीसरा होता है मेसोस्फियर। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, 5 लेयर्स होते हैं, उसमें पहला लेयर होता है हमारा जो वो ट्रोपोस्फियर होता है। ठीक है, जो हमारी माउंट एवरेस्ट के ऊपर की ओर होता है, जिसको हम श्रोम मंडल कहते हैं, श्रोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फियर को हम श्रोभ मंडल कहते हैं। देन दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम समताप मंडल कहते हैं, जो हमारी ट्रोपोस्फियर के ऊपर होता है। ठीक है, देन होता है हमारा मेसोस्फियर, मीन्स हमारा मध्य मंडल, जो बीच का जो लेयर होता है वो मेसोस्फियर होता है। तो दूसरा भाग होता है, मतलब कि जो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमारा 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला होमोस्फियर में, जिसमें 3 आते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, और दूसरा भाग जो है हमारा वो हेट्रोस्फियर का है। अब हेट्रोस्फियर क्या कहता है कि एटमॉस्फेयर इज लेयर्ड बाय मॉलिक्यूलर वेट। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, उसका जो लेयर है, ठीक है, वो लेयर
जो है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट पे है, ठीक है। मीन्स कि जितनी भी आपको गैस मिलेंगे तो उसके मॉलिक्यूल होते हैं, उसके एटम्स होते हैं ना, तो उनके वेट पे और जो उनका इलेक्ट्रिक चार्ज है, मीन्स उनका जो एटम है उसके ऊपर ये क्या है, इसका लेयर्ड है, ठीक है। जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो लेयर्ड है किनके थ्रू, उनके मॉलिक्यूलर वेट से और उनके इलेक्ट्रिक चार्जेस से। अबव 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर के ऊपर, जो जैसे 90 किलोमीटर तक हमारा होमोस्फियर आता है, जिसके अंदर हमारा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर आता है, उसके बाद जब 90 किलोमीटर ऊपर जाइए तो नॉन यूनिफॉर्मिटी इन केमिकल कंपोजिशन, जो हमारी केमिकल की संरचना होती है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मिटी होता है, मीन्स एक समान नहीं होता है, ठीक है। जब 90, जैसे ये अर्थ की सतह है, इससे इतना आपका 90 किलोमीटर था, ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या आता था, होमोस्फियर आ जाता था। पर इसके ऊपर ऊपर जाकर के जो 90 किलोमीटर है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मिटी है, मीन्स कि हमारी जो एक समानता यहाँ पे थी, यहाँ पे एक समानता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाता है हेट्रोस्फियर, ठीक है। तो हेट्रोस्फियर को यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा थर्मोस्फियर, यानी कि बाह्य वायुमंडल जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा एक्सोस्फियर, मीन्स जिसको हम बहिर्मंडल कहते हैं। तो ये दोनों जो हो गया, मतलब 5 हैं बेसिकली, जिनको दो भागों में, दो बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है उनके केमिकल कंपोजिशन पे। पहला होमोस्फियर और दूसरा हेट्रोस्फियर। होमोस्फियर में 3 तरह के वायुमंडल का लेयर आता है और हेट्रोस्फियर में 2 तरह के मंडल आते हैं, ठीक है। फिर एक एक करके हम सारे जो भी हमारे लेयर्ड है उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि पहला लेयर होता है हमारा ट्रोपोस्फियर का। तो ट्रोपोस्फियर क्या होता है, ये एवरेज हाइट होती है 16 से 10 किलोमीटर, जो हमारी पोल होती है, ठीक है। हमारी अर्थ की सरफेस, मीन्स जो हमारी अर्थ होती है उसमें जो पॉइंट होता है पोल का, उस पॉइंट से लगभग 16 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर के एवरेज हाइट होती है जो हमारा ट्रोपोस्फियर होता है वहाँ पे। एंड अप टू 18 किलोमीटर एट इक्वेटर, और लगभग इक्वेटर से वो हमारी 18 किलोमीटर ऊपर तक होता है। पोल से लगभग 16 से 10 किलोमीटर और इक्वेटर से हमारे 18 किलोमीटर, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट रफली एट 1%, जो तापमान होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कम होने लगता है हाइट के साथ साथ, रफली लगभग 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 160 मीटर। जैसे जैसे 165 मीटर आप आगे बढ़ते रहोगे, हाइट पे जाते रहोगे, वैसे वैसे 1 डिग्री सेल्सियस आपका कम होता रहेगा। नॉर्मली लैप्स रेल, धीरे धीरे क्या होता है, ये कम होता रहता है। ऑल मेजर एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, जितने भी प्रमुख वातावरण के जो हमारे तापमान के जो भी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, द प्लेस इन दिस लेयर, ये इसी लेयर के अंदर, हमारे स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ही, श्रोम मंडल के अंदर ही सारे के सारे जितने भी प्रमुख हमारे तापमान के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो इसी लेयर के अंदर टेक प्लेस करता है, इसी लेयर के अंदर परफॉर्म किया जाता है। जैसे रेनफॉल होना, फॉग होना, हेल स्टॉर्म होना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, तेज बारिश होना, बारिश होना, तो ये सारी चीज़ें इसी लेयर के अंदर होती है। वरना मतलब जैसे कहने का मतलब कि जितनी भी चीज़ें होगी, जितनी भी एक्टिविटी होती है रेनफॉल से रिलेटेड, ठीक है, फॉग से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें इसी लेयर के अंदर होती है, हमारे ट्रोपोस्फियर के अंदर, श्रोभ मंडल के अंदर। तो ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। ये जो लेयर होता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर होता है हमारी एटमॉस्फेयर के लिए, हमारी वायुमंडल के लिए। लगभग ये 13 किलोमीटर हाइट तक होता है, लगभग ये 13 किलोमीटर के आसपास होता है। जो भी हवा हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जो भी हवा हम मतलब सांस लेते हैं, वो सारी चीज़ें यहीं से आती है, ठीक है, वो एयर जो है यहीं से आता है। और जितने भी वेदर्स होते हैं, जितने भी वेदर्स के फिनोमिना होते हैं, जैसे रेन होना, फॉग होना, हेलस्टॉर्म होना, ये सारी चीज़ें इसी लेयर में होती है। तो ये होता है हमारा ट्रोपोस्फियर। फिर सेकंड की बात करें तो दूसरा होता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, मीन्स कि हमारा समताप मंडल जिसको हम कहते हैं वो होता है स्ट्रेटोस्फियर। तो जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर होता है, समताप मंडल होता है,
ये लेयर दीज लेयर बुशेस अप टू 50 किलोमीटर थिकनेस एट पोल देन एट इक्वेटर। जो ये हमारा लेयर होता है स्ट्रेटोस्फियर का, ये 50 किलोमीटर ऊपर होता है और पोल से लगभग थिकर होता है और इक्वेटर से, ठीक है। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यहाँ का जो तापमान होता है, यहाँ का जो वातावरण होता है वो हमेशा एक समान होता है, कांस्टेंट होता है इन इट्स लोअर पोर्शन, और उसके नीचे का जो लोअर पोर्शन होता है वो अप टू द 20 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर तक क्या होता है, वहाँ का तापमान जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीजेस, फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, बढ़ने लगता है टू सी इट्स अपर लिमिट, और उसकी ऊपर की लिमिट के हिसाब से, मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ओजोन गैस मीन्स O3 जो है वो प्रेजेंट होता है, विच एब्जॉर्ब सन्स अल्ट्रावायलेट रेज, जो हमारी सन की जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होता है, उसको वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फॉर क्लाउड ऑफ एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, और ये जो लेयर होता है यहाँ पे किसी तरह का आपको बादल या क्लाउड वगैरह नहीं दिखता है, ठीक है, और ना ही ये संबंधित होता है हमारे क्लाउड से लेकर के या मौसम की घटनाओं से रिलेटेड। इस लेयर में किसी तरह का भी आपको क्लाउड देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके का जो मौसम है उससे रिलेटेड कोई भी फिनोमिना हो, कोई भी घटना हो, आपको इस लेयर के अंदर नहीं दिखेगा, मेकिंग अ कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। ये जो लेयर होता है ये ऐसी कंडीशन बनाता है जो सबसे अच्छी होती है या बेस्ट होती है एरोप्लेन को वहाँ पे उड़ने के लिए। मीन्स आप जब भी देखोगे तो जो जितने भी एरोप्लेन होते हैं वो बादल के ऊपर उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर होती है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर की जो लेयर होती है वो ऐसा मतलब वहाँ पे लेयर बनाती है जहाँ पे आपको क्लाउड से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, रेनफॉल से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए ये आइडियल प्लेस होता है, आइडियल कंडीशन बनाता है किसी भी एरोप्लेन को उड़ने के लिए, ठीक है। जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, जो हमारा पहला लेयर होता है, ट्रोपोस्फीयर होता है, ये उसके ऊपर होता है। स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है वो उसके ऊपर होता है और लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक होता है। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री, ये जो लेयर होता है जैसा कि मैंने आपको बताया क्लाउड और वेदर से, फिनोमिना से रिलेटेड सारी चीज़ों से फ्री रहता है। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है स्ट्रेटोस्फीयर का, एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है ये कि ये ओजोन गैसेस को कंटेन करता है। जो हमारी ओजोन लेयर की गैसेस होती है वो इसी लेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के अंदर पाई जाती है। जैसा कि हम लोगों ने ये लर्न किया कि किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को हार्मफुल रेजेस के इफेक्ट से, जो हमारी सन की किरणों से निकलती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं, ठीक है। फिर तीसरा हम बात करें तो तीसरा हमारा लेयर होता है मेसोस्फीयर का। मेसोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल, जो बीच का पार्ट होता है वो हमारा मेसोस्फीयर कहलाता है। तो दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हमारी एटमॉस्फेयर का, हमारी वातावरण का तीसरा लेयर होता है बेसिकली, ठीक है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, ये हमारी दूसरी जो लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर उसके ऊपर होती है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, मतलब कि ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर जो है 80 किलोमीटर तक की हाइट में पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर मेसोस्फीयर जो है वो 80 किलोमीटर तक ऊपर पाया जाता है। मेट्रोटियस बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, जितने भी मेट्रोस्फीयर होते हैं मीन्स कि जितने भी हमारा टूटा हुआ तारा जिसको कह दीजिए, या फिर उल्का पिंड के नाम से जो लोग जानते हैं इसको हम मेट्रोटियस कहते हैं, ठीक है। और ये जब इस लेयर के अंदर आता है, ठीक है, जब हमारे मेसोस्फीयर लेयर के अंदर ये एंटर करता है वो जल के राख हो जाता है। वही बोल रहा है कि मेट्रोटियस बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, जब भी वो स्पेस से जब हमारे इस लेयर के अंदर एंटर करता है और वो बर्न हो जाता है। तो ये जो हमारा मेसोस्फीयर होता है ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होता है और लगभग 80 किलोमीटर ऊपर तक होता है। फिर हमारा आता है थर्मोस्फीयर, फोर्थ हमारा लेयर होता है बाह्य वायुमंडल, जिसको हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। द टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली, यहाँ का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है विथ इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे आप और हाइट पे जाते जाओगे वहाँ का तापमान जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन बाय सोलर रेडिएशन, क्योंकि
यहाँ पे जो इसका जो क्षेत्र होता है, एनोस्फेयर होता है, जिसको हम यौन क्षेत्र के बाद नाम से जानते हैं, ये क्या होता है कि बेसिकली इसको आयन मंडल भी कहते हैं। मीन्स कि ऊपरी वायुमंडल की जो परत होती है वो आयनोस्फीयर होता है, ठीक है, जिसमें हमारा जो सोलर रेडिएशन होता है, हमारी जो सन से निकलने वाली जितनी भी किरणें होती हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इसलिए जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाते हो आपको वहाँ का तापमान और ज़्यादा बढ़ता हुआ मिलता है, क्योंकि ये सन की जितनी भी रेडिएशन होती है उसके सबसे करीब होता है हमारा थर्मोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। तो आयनोस्फेयर जो होता है मीन्स आयन मंडल जो होता है हमारा, ये इसका पार्ट होता है, हमारे थर्मोस्फेयर के लेयर का एक पार्ट होता है। दिस जोन लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये लेयर जो होती है, ये जोन का जो लेयर होता है वो हमको रेडियो प्रसारण के लिए, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करता है। एंड अर्थ सैटेलाइट वगैरह जो होते हैं वो इसी जोन के अंदर पाए जाते हैं। थर्मोस्फेयर जो लेयर होता है इसी जोन के अंदर जो है वो सोलर एनर्जी का जो रेडिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये हेल्प भी करता है हमें रेडियो को ट्रांसमिट करने के लिए, प्रसारण करने के लिए, साथ साथ अर्थ के सैटेलाइट के लिए भी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रेडियो वेव्स होते हैं, मीन्स कि रेडियो से निकलने वाली जितनी भी किरणें होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है, प्रसारण होती हैं हमारे अर्थ से और रिफ्लेक्ट होती हैं दोबारा हमारे अर्थ पे इसी लेयर से। मीन्स कि जैसे अब जो लेयर ये अर्थ है, अर्थ से जो भी यहाँ से वेव्स निकली, जो भी किरणें निकली, वो जा कर के हमारे इस थर्मोस्फेयर लेयर पे टकराती हैं और वापस आ जाती हैं हमारी अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। तो यही वो कहता है कि ये जो लेयर होता है वो हमको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। फिर हमारा लास्ट जो लेयर होता है वो होता है एग्जॉस्फेयर, मीन्स बहिर्मंडल जिसको हम कहते हैं, और ये होता है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सबसे ऊपरी लेयर होता है, ऊपरी परत होता है हमारी वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का, जिसको हम एग्जॉस्फेयर नाम से जानते हैं। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। इस लेयर के अंदर क्या होता है, काफ़ी पतली, मतलब बहुत थिन एयर होती है, बहुत हल्की सी परत होती है हवा की। लाइट गैसेस, लाइक यहाँ पे इस लेयर के अंदर हल्की गैसेस होती हैं, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये दोनों गैसेस जो हैं हमारी इस लेयर के अंदर जो है वो फ्लोट करती रहती हैं इन द स्पेस फ्रॉम हेयर, जो कि हमारी स्पेस से निकलती हैं। हीलियम, हाइड्रोजन, ये लाइट गैसेस जो है हमारी एग्जॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। मीन्स हमारे जो बहिर्मंडल होते हैं इसके अंदर जो है हमारा एटमॉस्फेयर का ये सबसे ऊपरी परत होता है। ये काफ़ी यहाँ पे इस लेयर के अंदर जो है बहुत थिन एयर होती है, बहुत पतली, और साथ साथ यहाँ पे हल्की गैसेस पाई जाती हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।